हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कर्टोसिस। कर्टोसिस से हमें किसी भी कर्व में कितनी पीक्ड है और वो कितना फ्लैट है वो पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक कर्व बनाती हूँ तो ये शो करता है कर्व की पीक को, कि कर्व कितना पीक्ड है, और ये टर्म शो करता है उसकी फ्लैटनेस को। या आप, अगर मैं यहाँ पे ये ऐसा बनाती हूँ तो ये पीक और ये फ्लैट, तो यहाँ पे जो पहला वाला कर्व मैंने शो किया, यहाँ पे पीक ज़्यादा थी, फ्लैटनेस कम थी कंपैरेटिवली। सेकंड कर्व में पीक कम थी, फ्लैटनेस ज़्यादा थी। तो कर्टोसिस ये ही मेज़र करता है कि किसी कर्व में कितनी पीक्ड है और कितनी उसमें फ्लैटनेस है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम दो मेजर्स का यूज़ करते हैं, बीटा 2 एंड गामा 2, जो कल्प्रियसन ने दिए थे। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। कल्प्रियसन ने ये भी बताया था 1905 में कि हमारे पास 3 टाइप के कर्टिक होते हैं, मतलब कर्व्स होते हैं। वो कर्व्स 3 टाइप के कैसे होते हैं, इसमें एक कर्व होता है आपका मेसोकर्टिक, सेकंड कर्व होता है लैप्टोकर्टिक, एंड थर्ड होता है आपका प्लैटिकर्टिक। मेसोकर्टिक क्या होता है, एक ऐसा कर्व होता है जिसमें न तो ज़्यादा पीक होती है न ज़्यादा फ्लैट होता है, मतलब मीडियम होता है, बिल्कुल नॉर्मल कर्व। नॉर्मल होता है, ना तो उसमें ज़्यादा पीक्ड होगी ना ज़्यादा फ्लैट होगा। और इसको मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम बीटा 2 की वैल्यू अगर 3 आ जाती है और गामा 2 की वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम कहते हैं कि जो हमारा कर्व है वो नॉर्मल कर्व है, यानी मेसोकर्टिक है। ठीक है, यानी ये एक ऐसा कर्व होता है जिसमें ना तो ज़्यादा पीक होती है और ना ज़्यादा फ्लैट होता है। इट मीन्स लाइक अ नॉर्मल कर्व। लैप्टोकर्टिक क्या होता है, लैप्टोकर्टिक में जो पीक होती है वो मीज़ो से ज़्यादा होती है, यानी इसमें पीक ज़्यादा होती है और फ्लैटनेस मीज़ो के कंपैरेटिवली कम होती है। तो इसको हम कहते हैं लैप्टोकर्टिक। लैप्टोकर्टिक को हम लोग शार्प कर्व भी बोलते हैं क्योंकि इसमें शार्पनेस ज़्यादा है। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे बताएंगे कि ये लैप्टोकर्टिक है कि नहीं, इसके लिए अगर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ जाए और गामा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो हम कहते हैं कि लैप्टोकर्टिक है। थर्ड, प्लैटिकर्टिक। प्लैटिकर्टिक में क्या होता है, इसमें मीज़ो के कंपैरेटिवली फ्लैटनेस ज़्यादा होती है। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फ्लैटनेस ज़्यादा होती है मीज़ो के कंपैरेटिवली, इसलिए इसको हम फ्लैटनेस कर्व भी बोलते हैं, फ्लैट कर्व भी बोलते हैं। प्लैटिकर्टिक में मीज़ो के कंपैरेटिवली फ्लैटनेस ज़्यादा होती है। और मैथमेटिकली अगर बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 और गामा 2 की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो हम कहते हैं कि प्लेटिकर्टिक है। यहाँ पे हम लोगों ने तीनों कर्व्स को एक डायग्राम से, एक पिक्चर से दिखाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं ये वाला जो कर्व है बीच में जो बना है, बीच वाला कर्व, ये आपका जो कर्व है ये वाला, ये है मीज़ोकर्टिक। मीज़ोकर्टिक इट मीन्स इसमें न तो ज़्यादा पीक है और न ज़्यादा फ्लैट है, ये आपका मीज़ोकर्टिक है। अब लैप्टोकर्टिक क्या होता है, जो मीज़ोकर्टिक से ज़्यादा पीक रखता है, ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें मीज़ो से ज़्यादा पीक्ड है, इसको हम कहते हैं लैप्टोकर्टिक। आप देख सकते हो ये वाला जो कर्व है वो प्लैटिकर्टिक है। क्यों प्लैटिकर्टिक है, क्योंकि इसमें फ्लैटनेस मीज़ो से ज़्यादा है। ठीक है, फ्लैटनेस ज़्यादा है मीज़ो के कंपैरेटिवली, इसको हम, तो ये एक ऐसा पिक्चर है जिसमें हमने तीनों कर्टिक का कर्टोसिस को एक ही पिक्चर में कंपेयर किया है कि मेसोकर्टिक आपका जो नॉर्मल कर्व होता है वो होता है, लैप्टो में मेसो से ज़्यादा पीक होती है और प्लैटी में मेजो से कम पीक और शार्पनेस ज़्यादा होती है। अब आप बार बार, मैं बीटा 2 एंड गामा 2 के बारे में डिस्कस कर रही थी, तो बीटा 2 एंड गामा 2 से आप बता पाते हैं कि आपका कर्व किस टाइप का है। तो बीटा 2 एंड गामा 2 का ये फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हम लोगों को कल्प्रियसन ने दिया था और ये मोमेंट के टर्म में डिफाइंड है, μ4 अपॉन μ2 पावर 2, यानी ये फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट है और ये सेकंड सेंट्रल मूवमेंट है, यानी मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट। लेकिन इसके लिए आपको मूवमेंट का आना बहुत ज़रूरी है, तो आप इससे पहले की वीडियो देखिए कि कैसे हमने मूवमेंट को कैलकुलेट किया है। और गामा 2 की वैल्यू होती है बीटा 2 माइनस 3। हम इन दोनों से ये देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ को हम कंपेयर करते हैं 3 और 0 से। अगर दोनों बीटा 2 की वैल्यू 3 से ज़्यादा है और गामा 2 की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम कहते हैं ये लैप्टोकर्टोसिस है।
और बीटा टू की वैल्यू लेस देन 3 और गामा टू की लेस देन 0 है तो हम इसको प्लेटिकटिक कहते हैं, और अगर बीटा टू की वैल्यू इक्वल टू 3 और गामा टू की वैल्यू 0 है तो हम इसको मेसोकर्टिक बोलते हैं। तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा कर्टोसिस बताने के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा स्क्यूनेस को भी ऐड कर दिया है इसी वीडियो में, तो ये स्क्यूनेस वाली वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि गामा 1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है, गामा 1 की वैल्यू निगेटिव होती है तो निगेटिव स्क्यूनेस होता है। तो आप लोग स्क्यूनेस के लिए आप स्क्यूनेस वाली वीडियो देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो। ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में पूछा गया है फाइंड द मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट योर कंक्लूजन ऑल्सो। यानी यहाँ पे हम लोगों को स्क्यूनेस भी बताना है और कर्टोसिस भी। स्क्यूनेस बेसिकली शो करता है कर्व के सिमेट्रिकल बिहेवियर, नॉन सिमेट्रिकल बिहेवियर को, और कर्टोसिस शो करता है कर्व की पीक और शार्पनेस को। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और आप लोगों को पता है कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस के लिए हमें मूवमेंट का आना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो मूवमेंट के कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। अब हमें बीटा 1, बीटा 2, गामा 1 एंड गामा 2 को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्टली आप बीटा 1, बीटा 2 एंड गामा 1 एंड गामा 2 के फॉर्मूलाज को लिख लीजिए। ये इनके फॉर्मूलाज हैं। तो इन फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट एंड थर्ड मूवमेंट एंड फोर्थ मूवमेंट, यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मूवमेंट को आपको फाइंड आउट करना है। तभी आप बीटा 1, बीटा 2, गामा 1 एंड गामा 2 को फाइंड कर पाएंगे। उसी से तो आप कंक्लूजन बता पाएंगे कि किस टाइप का स्क्यूनेस है और किस टाइप की कर्टोसिस है। तो यहाँ पे हम लोगों को सेंट्रल मूवमेंट्स निकालना है, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो डेटा का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप लोग सिंपली सेंट्रल मूवमेंट निकालना आपको आता है, आप सेंट्रल मूवमेंट निकालिए और डायरेक्टली बीटा 1, बीटा 2, गामा 1, गामा 2 की वैल्यूज़ को पुट कीजिए, में उन वैल्यूज़ को पुट कीजिए और कंक्लूजन निकालिए। लेकिन यहाँ जो डेटा का साइज़ है वो बहुत लार्ज है और मेरे पास अगर कैलकुलेटर नहीं है तो मैं कैसे उसको करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, एक्स वेरिएबल को एक अनादर वेरिएबल यू में कन्वर्ट करती हूँ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल और ओरिजन। तो यहाँ पे मैं ओरिजन और स्केल को चेंज कर रही हूँ, यानी मैंने x को u वेरिएबल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो x और मुझे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मूवमेंट निकालना है, ठीक है। तो मैं डेटा को डेविएट कर रही हूँ 30 से। ऐसा मैंने क्यों किया, डेटा को स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने x माइनस 30 निकाला तो मेरा ये टर्म आया। देन आफ्टर मैंने u निकाला यानी स्केल को भी चेंज किया तो मेरा डेटा और छोटा हो गया, यानी u इतना हो गया। अब जो डेटा मेरा x था अब वो डेटा क्या बन गया है, u बन गया है। u बन जाने के बाद यहाँ पे मैं जो टास्क x के साथ ना करके मैं u के साथ करूँगी, यानी मैंने यहाँ पे मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट निकाला है, मूवमेंट अबाउट अ जीरो निकाला है। क्यों मैं मूवमेंट अबाउट अ जीरो निकाल रही हूँ, क्योंकि मूवमेंट अबाउट अ मीन निकालना यहाँ पे टफ टास्क है u वेरिएबल के साथ। तो मैं मूवमेंट अबाउट अ जीरो निकालती हूँ। तो मूवमेंट अबाउट जीरो के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन एफ यू माइनस जीरो की पावर 1 अपॉन समीशन एफ, समीशन एफ यू माइनस जीरो का होल स्क्वायर अपॉन समीशन एफ, समीशन एफ u माइनस जीरो का पावर 3 अपॉन समीशन f। क्यों, क्योंकि ये मूवमेंट अबाउट ओरिजन का फॉर्मूला है। तो मैंने मूवमेंट अबाउट ओरिजन का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टर्म्स निकालते हैं। फर्स्टली हम u निकालते हैं, u निकाल चुके हैं, u स्क्वायर, u क्यूब, u पावर 4, देन इन सब टर्म्स का f में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायरेक्ट कैलकुलेशन किया, मैंने u स्क्वायर, u क्यूब, u4 ना निकाल के डायरेक्ट fu स्क्वायर और fu क्यूब और u पावर 4 को फाइंड किया है। तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, आप इसमें कुछ कॉलम्स को ऐड करना, u स्क्वायर, u क्यूब, u4 निकालना और देन आफ्टर f में मल्टीप्लाई करना। तो आपका वैसे ही कैलकुलेशन बहुत छोटा हो चुका है क्योंकि डेटा को हम कन्वर्ट कर चुके हैं स्मॉल डेटा में। तो आपको समीशन एफ यू मिल गया, समीशन एफ यू स्क्वायर मिल गया, समीशन एफ यू क्यूब मिल गया, समीशन u पावर 4 मिल गया। इन सब वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये हमें मिल गया मूवमेंट अबाउट अ जीरो, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट, सेकेंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट एंड फोर्थ मूवमेंट अबाउट अ जीरो। बट हमारा टास्क सेंट्रल मूवमेंट फाइंड करना था। तो ये सेंट्रल मूवमेंट्स का फॉर्मूला होता है कि ये कि फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट ऑलवेज जीरो होता है। सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट को हमने रिलेट किया है, यहाँ पे मैंने रिलेशन को यूज़ किया और रिलेशन भी मैंने मूवमेंट वाली स्लाइड में डिस्कस की है। तो यहाँ पे रिलेशन को अप्लाई किया और हमने स्केल चेंज की थी, इसलिए हमें h स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
क्योंकि हमने एच स्क्वायर का डिवाइड दिया है तो एच स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने V2 और V1 स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया और हमें ये मिल गया सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। नाउ थर्ड में हमने रिलेशन को अप्लाई किया और एच क्यूब का मल्टीप्लाई किया है ना। अगर हम किसी नंबर में किसी टर्म का डिवाइड करते हैं तो आउटपुट में उस टर्म का मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है मैथमेटिकल बैलेंसिंग के लिए। हमें μ3 मिल गया, μ4 को हमने ये रिलेशन अप्लाई किया है और रिलेशन से वैल्यूज़ को पुट कर दिया और h की पावर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया यानी 10 की पावर 4 और हमें μ4 की वैल्यू मिल गई। इन सारी वैल्यूज़ को हमने β1 β2 एंड में पुट कर दिया। तो β1 में वैल्यू को पुट करने के बाद हमने ये 10 की पावर बेस सेम था इसलिए कैंसिल आउट हो गए और हमें β1 मिल गया और β2 मिल गया। देन γ1 इक्वल टू प्लस माइनस β1 होता है जो μ3 के साइन पर डिपेंड करता है। यहाँ पे μ3 का साइन माइनस है इसलिए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ β1। ये वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और हमें γ1 एंड γ2 की भी वैल्यू मिल गई। अब हम कंक्लूजन ये करते हैं कि चेक करते हैं कि γ1 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन में किस टाइप का स्क्यूनेस है, नेगेटिव टाइप का स्क्यूनेस है क्योंकि वैल्यू लेस देन 0 है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें किस टाइप की कर्टोसिस है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर β2 की वैल्यू लेस देन 3 है और γ2 की वैल्यू भी लेस देन 0 है तो हम कहते हैं कि जो हमारा कर्टोसिस है वो प्लैटी कर्टोसिस है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अगर आपको कर्टोसिस के क्वेश्चंस करने हैं तो आपकी जो कमांड होनी चाहिए वो मूवमेंट पे होनी चाहिए और किस तरीके से मूवमेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मूवमेंट वाली वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपके कर्टोसिस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।